नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कल देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बैठक बुलाई गई है और इससे पहले राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक छोटे से गांव का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना, यह बीजेपी में ही संभव था। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत का नाम अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। और अब बात दिल्ली सरकार के देशभक्ति बजट की। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का आज 7वां बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया और खास बात है कि इस बजट को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति बजट के नाम से प्रस्तुत किया। इस देशभक्ति बजट समेत दिल्ली के पूरे बजट की खास बात क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना 7वां बजट पेश किया तो उसको देशभक्ति बजट का नाम दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि 12 मार्च से 75 हफ्ते तक यानी 15 अगस्त 2022 तक इंडिया एट 75 कार्यक्रम चलेगा और उत्सव मनेगा। इन्हीं 75 हफ्तों के दौरान बताया जाएगा कि जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब दिल्ली की भूमिका क्या होगी। पूरी दिल्ली में कनॉट प्लेस की तर्ज पर 500 जगह ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे। इन सब कामों के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 10-10 करोड़ रुपए बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के प्रचार प्रसार में खर्च किए जाएंगे। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। लेकिन देशभक्ति बजट का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल सरकार का फोकस सिर्फ देशभक्ति तक सीमित हो गया है। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पताल में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगती रहेगी। 100 नए महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की घोषणा की गई, जो केवल महिलाओं के लिए होंगे। सभी दिल्ली वालों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारी रहेंगी। 100 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। कुल 69,000 करोड़ के बजट का 23.73% यानी 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए और 14.39% यानी 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। वैसे केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2047 तक सिंगापुर के बराबर करने और 2048 में दिल्ली में ओलंपिक खेल आयोजित करने की भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के दो सबसे बड़े हथियार हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही सबसे बड़े हथियारों से उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही है। तो जो आप देख रहे हैं कि कभी हनुमान चालीसा हो रही है तो कभी देशभक्ति बजट आ रहा है, ये सब उसी टक्कर देने की कोशिश के नतीजे हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली के बाद अब मुंबई से खबर आपको दिखाते हैं। मंगलवार के दिन महाराष्ट्र विधानसभा में मनसुख हिरेन मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में सरकार को घेरते नजर आए और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को इस मामले में गिरफ्तार करने की मांग भी की। मनसुख हिरेन की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को घेरते हुए मनसुख हिरेन के पत्नी के एटीएस को दिए गए बयान का जिक्र किया और सरकार से इस मामले में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को गिरफ्तार करने की मांग की। लेकिन ये ध्यान में आया कि सरकार उनको बचाने में लगी है। उनको बचाने के लिए ठाकरे सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसी कौन सी जानकारी सचिन वाजे के पास है कि अगर वो बाजू हो जाते हैं और उनको अरेस्ट होती है तो उस जानकारी के कारण कौन कौन तकलीफ में आ सकता है।
मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो गाड़ी 17 फरवरी को चोरी हुई थी। बाद में 5 मार्च को उनका शव मुंबई से सटे ठाणे में मिला। इस मामले में मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने एटीएस को दिए बयान में बताया कि जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक मिले थे वो गाड़ी नवंबर 2020 से 5 फरवरी 2021 तक सचिन वजे के पास थी। सचिन वजे और मनसुख हिरेन एक दूसरे को जानते थे। विस्फोटक का मामला सामने आने के बाद 3 दिन तक मनसुख हिरेन सचिन वजे के साथ ही थे। सचिन वजे के कहने पर ही मनसुख हिरेन ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुंबई और ठाणे के कमिश्नर को पत्र लिखा। मेरे पति अच्छे तैराक थे, ये नहीं हो सकता कि वो डूबकर मर जाएं। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक कर इस मामले पर चर्चा की, लेकिन बाद में सरकार ने अपने रवैये पर कायम रहते हुए कहा कि इस मामले की जांच अब एटीएस को दी गई है और सचिन वजे अब इसके जांच अधिकारी नहीं हैं। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात की गई। मनसुख हिरेन मामले की जांच एटीएस कर रही है। इसकी जांच में जो कुछ सामने आएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक अधिकारी का नाम आ रहा है, चाहे सचिन वाजे हो या कोई और, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे बजट सत्र में विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हावी होता हुआ नजर आया। बजट सत्र के शुरुआत में जहां संजय राठौड़ को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं सत्र खत्म होते होते मनसुख हिरेन के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर खड़ी हुई दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बाबा रामदेव के पतंजलि में इलाज के नाम पर लाखों की वसूली के कई मामले सामने आए। बाकायदा पतंजलि के नाम पर अकाउंट बनाकर ऑनलाइन पैसे लिए गए और फर्जी रसीदें भी दी गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। ये रसीद देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये नकली है। बाबा रामदेव की तस्वीर है, पतंजलि की मोहर भी है। दिल्ली के सरिता विहार में रहने वाले मोहन और दीपा भट्ट अपने बेटे का इलाज पतंजलि के हरिद्वार योग पीठ में जाकर कराना चाहते थे। गूगल पर उन्हें पतंजलि का नंबर मिला, जहां पर उनकी बात पंकज शर्मा नाम के शख्स से हुई। पंकज ने पहले भट्ट परिवार से पतंजलि आयुर्वेद नाम के अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 45,000 रुपए जमा कराए और बकायदा पतंजलि का आईडी कार्ड भी भेजा, जिससे भट्ट परिवार को पंकज पर शक न हो। लेकिन जब पंकज ने उनसे और पैसे मांगे तो मोहन भट्ट को कुछ शक हुआ। उन्होंने अपने एक जानकार से पतंजलि में पता लगाया तो पूरा मामला फर्जी निकला। जब इसने 25,000 रुपए मांगे मेरे से दोबारा से, तो मैंने इससे आर्ग्यू किया कि हमारी डील हुई थी कि 45,000 में 15 दिन का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर फीस, इलाज सब कुछ उसी में है। फिर इन लोगों ने बोला नहीं वो 25,000 तो मेरे को मेडिकल टेस्टिंग के लिए चाहिए। उसके बाद फिर फोन आता है कि मेरे को और भी 25,000 का खर्चा आएगा। तो उस पर मेरे को डाउट हुआ। फिर मैंने इसको चेक करना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड है। मोहन भट्ट ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की माने तो बड़ी सफाई के साथ धोखाधड़ी करने वाले पतंजलि की फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और लोगों से इलाज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों वसूल लेते हैं। कि कई जो साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हम लोगों के पास आ रही हैं और उसमें जो कस्टमर रहता है या जिसको जरूरत है वो जब ऑनलाइन सर्च करता है तो कई नंबर उसमें आते हैं और फर्दर जब वो उनसे बात करना शुरू करता है, कम्युनिकेशन होता है, तो इस दौरान जो है उसके साथ में चीटिंग हो जाती है। इस तरह का एक मामला हमारे पास सरिता विहार में पतंजलि के नाम को यूज करके चीटिंग का भी आया है। इसमें केस रजिस्टर हम लोगों ने किया है और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साइबर रिलेटेड जो पहलू हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। पतंजलि का भी कहना है कि पैसे ट्रांसफर करने से पहले सही से जांच कर ले और पतंजलि भी अपने स्तर पर आई शिकायतों को लेकर पुलिस के संपर्क में है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं और खासकर उन बड़े ब्रांड्स के नाम पर ठगी की जा रही है जिन पर लोगों का विश्वास है। इस केस में पतंजलि है तो कई और ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ और दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ठगी पेटीएम के नाम पर भी हो रही है, ओलेक्स के नाम पर भी हो रही है, लेकिन इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सहयोगी शशिकांत के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़ के आसपास के 10,000 से ज्यादा उद्योग धंधे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और इसी के चलते अब बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने खुद ही किसानों से बात करके सड़क का एक हिस्सा खुलवा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के हजारों फैक्ट्री मालिक सरकार और प्रशासन से क्यों नाराज हैं? रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बहादुरगढ़ में जूते और चप्पल बनाने की इस तरह की 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। लेकिन पहले कोरोना और अब दिल्ली हरियाणा के बंद बॉर्डर से सचिन अग्रवाल का कारोबार बुरी तरह चरमरा गया है। कच्चे माल की सप्लाई न आ पाने से फैक्ट्री में 50% काम ही हो रहा है। रॉ मटेरियल आना बहुत मुश्किल हो गया है, लेबर का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इवन एक आम इंसान का आना जाना मुश्किल है, जिसकी वजह से सारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज फैक्ट्री चलाना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग रोज़ अपने कच्चे माल के लिए जूझ रहे हैं, कोई इसी तरह से भी उनको मंगा रहे हैं कॉस्ट एक्स्ट्रा दे करके। आज फैक्ट्री हम लोगों की 25% आउटपुट पे चल रही है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। माल हमारे जा नहीं रहे, आ नहीं रहे। कम से कम 4-4.5 हज़ार करोड़ के नुकसान का हम लोग अनुमान है अपनी फूडवेयर इंडस्ट्री को। जूता चप्पल इंडस्ट्री ही नहीं, बहादुरगढ़ के आसपास करीब 10,000 से ज्यादा उद्योग हैं। किसान आंदोलन के चलते बहादुरगढ़, कुंडली और मानेसर की फैक्ट्रियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री चलाने वाले राजेश चुग को पहले लगा था कि 10-15 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कोई हल न निकलने से वो खासे नाराज हैं। मुझे क्या लगता है कि आज इस कंट्री में सबके बराबर राइट्स हैं। दिल्ली वालों के भी उतने राइट हैं जितने बहादुरगढ़, कुंडली या मानेसर वालों के राइट हैं। हमें क्या गलत लग रहा है कि आज बहादुरगढ़ पे रोक दिया गया, तो क्या बहादुरगढ़ के सिटीजन, बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री का कोई राइट नहीं है क्या? अगर उनको या तो उनको दिल्ली जाने की परमिशन देनी चाहिए, अगर उनको लगता है दिल्ली जाना एक सेफ नहीं है या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उनको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, एक रीजनेबल टाइम के बाद वापस भेज देना चाहिए। चाहे वो कैसे भेजें, ये गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, ये हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उधर बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को जब सरकार और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, तो इन लोगों ने खुद ही किसानों से बात करके सड़क का एक हिस्सा खुलवा लिया है। इनकी कोशिश है कि रात के वक्त ज्यादा माल ढुलाई हो, लेकिन दिल्ली जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बंद कर रखा है, जिससे फैक्ट्री मालिक खासे नाराज हैं। दिल्ली पुलिस से एक बार हमारे कुछ लोग सदस्य इंडस्ट्री से कुछ गए थे दिल्ली पुलिस से, कोऑपरेट करते हैं, बात करते हैं कि हमें कुछ समय दो, हम भी लगे हुए हैं, रास्ता निकालने के लिए लगे हुए हैं, पर इस तरह के आश्वासन ही मिलते रहे हैं, कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। जैसे अभी जड़ौदा बॉर्डर एक कल ही खुला है शायद 1 या 2 दिन पहले, अचानक से 15-20 दिन 25 दिन के लिए बंद कर दिया। अब पता ही नहीं क्या रीजन है बंद करने का। और मेरे को तो एक सबसे बड़ी बात सर समझ में नहीं आती, जब ये रोक ही नहीं सकते अंदर जाने से, 26 जनवरी को जिसने जाना था किसान, ये वो सब अंदर चले ही गए, जब रोक ही नहीं सकते दिल्ली में घुसने से, तो ये बॉर्डर बंद क्यों करते हैं या क्यों बंद किए हुए हैं? हालांकि बड़ी तादाद में किसान धरने पर बैठे होने के बावजूद किसी फैक्ट्री के ट्रक या टेम्पो को नुकसान अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली के मुंडका तक की फैक्ट्रियों को करोड़ों के नुकसान के बाद भी सरकार कोई हल निकालने को तैयार नहीं है। लिहाजा किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। फिलहाल जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ जो यहाँ का उद्योग है वो प्रभावित हो रहा है, ऐसे जो कुंडली है, जो सिंघू बॉर्डर है, वहाँ कुंडली में जो उद्योग लगे हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों जगहों पर किसान आंदोलन के चलते जो व्यापार है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है और सरकार ने बिल्कुल किसानों को छोड़ दिया है, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में व्यापारियों की चिंताएं अब जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं। बहादुरगढ़ से राहुल चौहान के साथ रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया।